हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई इस वाले वीडियो से ना हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। तो भाई सबसे पहले किताब उठा लो और देख लो कि सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है। देखो, तो भाई देख लो, यहाँ पर ना भाषा वाले सवाल हैं। आपको भाई भाषा पढ़नी है, असमीकाएं बनानी है और फिर उन्हें हल करना है। पहला सवाल है कि रेशमा जो है वो दो प्रकार के भोजन है उनके पास, पी और क्यू, उनको मिलाना चाहती हैं। और भाई ऐसे मिलाना चाहती हैं कि मिश्रण में जो विटामिन ए है वो 8 मात्रक रहे और जो विटामिन बी है वो 11 मात्रक रहे। फिर जो पी वाला है उसकी लागत ये आपको मालूम है 60, और जो क्यू है उसकी लागत आपको मालूम है 80 रुपया। पी वाले में 3 मात्रक विटामिन ए है और 5 मात्रक विटामिन बी है, जबकि जो दूसरा भोजन है क्यू, उसमें 4 मात्रक विटामिन ए है और 2 मात्रक विटामिन बी है। ठीक है। अब कह रहा है कि मिश्रण की ना न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। देखो, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या हो गई इसकी कि ये सब कुछ बनाना है आपको, आप बना लोगे, लेकिन हमें चाहिए न्यूनतम लागत। भाई जो लागत है वो कम से कम होनी चाहिए। हमें कुछ इस प्रकार से सवाल को हल करना है। ठीक है भाई। तो जब भी कोई भाषा वाला सवाल आप हल करोगे तो आप ना एकदम विधिवत लिखोगे कि आपको पहले लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं कि भाई हमारे पास भोजन कौन कौन से हैं। हमारे पास दो प्रकार के भोजन हैं, एक पी है और भाई एक क्यू है। फिर हम मान लेंगे कि भाई उनकी हम कितनी कितनी मात्राएं बनाने वाले। ठीक है। तो भाई मात्रा जो है वो किलोग्राम में है, ध्यान दीजिएगा। तो मानते हैं कि हम इसको बनाएंगे x किलो और भाई इसको बनाएंगे हम y किलो। फिर भाई हमें ना लागत का पता है। जो लागत है वो इसकी भाई 60 रुपया प्रति किलो है और इसकी 80 रुपया प्रति किलो है। ये भी बाद में काम देगी, क्योंकि भाई न्यूनतम लागत हमें ज्ञात करनी है। अब आ जाओ विटामिन ए पर। और भाई ये हमने लिख दिया विटामिन बी। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पी वाला है ना, वहां पर विटामिन ए जो है वो 3 मात्रक है और जो विटामिन बी है वो 5 मात्रक है। जो हमारा क्यू वाला है वहां विटामिन ए जो है वो 4 मात्रक है और जो विटामिन बी है वो 2 मात्रक है। ऐसा आपको दिया हुआ है। और भाई एक चीज आपको मालूम है कि जो आप मिश्रण ज्ञात करोगे ना, उसमें जो विटामिन ए है वो 8 मात्रक होनी चाहिए, तो हमने ऊपर लिख दिया है। और जो विटामिन बी है वो 11 मात्रक होनी चाहिए। इतनी कंडीशन पूरा करो। इनको इस प्रकार से मिलाओ कि जो ए है वो 8 मात्रक हो जाए, जो बी है वो 11 मात्रक हो जाए, और भाई लागत भी न्यूनतम ही लानी है। ठीक है। तो इतनी कंडीशन अगर आप पूरी कर पाओ तो भाई इसको हल करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो P है उसे हम x किलोग्राम बनाएंगे और जो Q है उसे हम y किलोग्राम बनाएंगे। तो भाई जो हमारी कुल लागत है, जिसे हम हमेशा Z से लिखते हैं, क्या हो जाएगी। देखो, x किलोग्राम है और 60 रुपया किलो उसकी लागत है, तो हो जाएगी 60x और यहाँ पर हो जाएगी 80y। तो आपको z बराबर 60x प्लस 80y की ना मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। लागत आपको कम से कम रखनी है। और कंडीशन कौन कौन सी फॉलो करनी पड़ेंगी। पहले आप विटामिन ए पर आ जाओ। देखो, इसमें है 3 मात्रक विटामिन ए पी वाले में और क्यू वाले में है 4 मात्रक। तो यहाँ x से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ हो जाएगा 3x और भाई यहाँ हो जाएगा आपका 4y। केवल विटामिन ए की बात हो रही है, 3x और 4y। और कह रहा है कि 8 मात्रक होनी चाहिए विटामिन। अब यहाँ पर निशान बहुत मेन होता है। देखो, जो विटामिन ए की मात्रा है या तो 8 हो या 8 से अधिक ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भोजन ना इस प्रकार से मिलाना चाहती है कि वहां 8 मात्रक विटामिन ए हो। इसका मतलब है या तो 8 मात्रक हो या उससे ज्यादा ही हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। पहली बन गई। विटामिन बी पे आ जाओ। तो यहाँ 5 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x। यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2y। और कुल मिलाकर जो विटामिन है बी जो है वो 11 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी निशान आप वैसे ही लगाओगे।
जो ये निशान है ना ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले, इनको बहुत ध्यान से लगाना है कि भाई जो विटामिन ए है वो 8 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से ज्यादा ही हो, या तो 8 हो या 8 से ज्यादा हो। सेम यहाँ पर विटामिन जो बी है, या तो 11 हो या 11 से ज्यादा होनी चाहिए। और उसके अलावा एक चीज और है, एक्स कामा वाई बड़ा है बराबर है शून्य। और भाई हमें दोनों प्रकार के भोजन बनाने हैं, अर्थात एक्स और वाई का मान या तो शून्य है या शून्य से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी। तो सब कुछ बन गया। अगर आप इस ऊपर वाले को ना देखो तो भाई दो आपके पास असमीकाएं हैं और z का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। ये सब आप प्रश्नावली 12.1 में करते आए हो। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3x+4y बराबर इसको 8 लिख देंगे, और यहाँ पर 5x+2y इसको बराबर में लिख देंगे हम 11। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ना दो दो पॉइंट्स भी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से आप क्या करोगे भाई, टेबल बनाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई पॉइंट्स तो बनाने पड़ेंगे, वरना आप एक्स और वाई में ना इनका ग्राफ नहीं बना पाओगे। सबसे पहले अगर हम एक्स का मान 0 कर दें यहाँ पर, तो 4y का मान 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, लो 2 आ गया। अगर आप y का मान 0 करोगे तो 3x का मान 8 आएगा, और x का मान हो जाएगा 8/3। तो भाई पॉइंट बन जाएंगे आपको 0, 2, और यहाँ हो जाएगा 8/3, 0। इस प्रकार से बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भाई क्या है, अगर आप x का मान 0 करोगे तो 2y का मान 11 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 11/2। इसका उल्टा y का मान 0 करोगे तो 5x बराबर 11 आ जाएगा, और भाई x का मान क्या हो जाएगा आपका, 11/5। कुछ इस प्रकार से भाई बन जाएगा। देखो अब की बार क्या है कि कोई भी संख्याएं पूरी पूरी वैल्यू में नहीं है। फिर भी भाई आपको ध्यान देना है, जैसे 11/2 है, इसका मान 5.5। ठीक है, यहाँ 8/3 है तो इसका मान 3 से कुछ कम होगा, 5 दूनी 10, 2 से कुछ अधिक होगा। तो इसी प्रकार से हम इनको एक्स और वाई में दिखा सकते हैं। अब देखना कैसे दिखाएंगे हम। तो भाई सबसे पहले यहाँ आप ग्राफ बना लो। देखो बना लिया हमने, ये एक्स अक्ष हो गया, और भाई ये वाला आप मान लो ये हमारा वाई अक्ष हो गया। एक्स पर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली होनी चाहिए 8/3। तो यहाँ जाओ 1, 2, 3, 4। ठीक है। और y पर जो है वो देखो 11/2 लिखा हुआ है, मतलब कि 6 तक जाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये वाला बना लो, 0, 2, ये वाला होगा 0, 2। इसे आप ए डाल लो, यहाँ डाल लो ए, बी, और भाई यहाँ हो जाएगा 0, 11/2, और यहाँ हो जाएगा 11/5, 0। इन्हें आप सी और डी डाल दीजिए इस प्रकार। ठीक है भाई, तो ये हो गया ए। बी होगा 8/3। 8/3 का मतलब है 3 से कुछ कम। तो आप भाई मान लो कि बी आप यहां से गुजारने वाले हो। ठीक है, अभी ए और बी को ना एक सीधी रेखा से आप मिला दीजिए। ठीक है, पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो एकदम भाई सीधा जाएगा, वरना भाई हाथ से मिलाएंगे तो हमारी तरह कुछ टेढ़ा जरूर हो जाएगा। बन गई हमारी ए बी। अब आ जाओ सी डी पर। देखो सी है 0, 11/2, तो 5 और 6 के एकदम बीच में ये हो गया हमारा सी। ध्यान दीजिएगा। फिर है 11/5, 0, 5 दूनी 10, 2 से कुछ अधिक, तो ये वाला हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम सब कुछ भाई अंदाजे में ही ले रहे हैं कि 5 से कुछ अधिक है या 5.5 के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाई इसको एक सीधी रेखा से देखो ऐसे हम मिलाएंगे। अभी करना क्या है आपको भाई, संतुष्ट कराना है, और हमें ना इष्टतम हल ज्ञात करना है। इसका जो भाई हल है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो हल कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों आपके पास असमीकाएं दी हुई हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों असमीकाओं को मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। पहले कराएंगे इसको 3x+4y
बड़ा है बराबर है 8। देखो, अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। 0 बड़ा है बराबर है 8, मूल बिंदु से ये संतुष्ट नहीं हो रही है। कौन सी वाली है? ए बी है ना। अगर नहीं हो रही है तो जो इसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से ऐसे ड्रा कर दोगे। इस पर आ जाओ। ये लिखी हुई है 5x प्लस 2y बड़ा है बराबर है 11। इसको कराओगे तो कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। और भाई ये वाली भी संतुष्ट नहीं करेगी मूल बिंदु को। अगर नहीं कर रही है तो क्या होगा? इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में ही होगा। अब आप भाई यहां देख के ये बात समझ जाओ कि कॉमन एरिया कौन सा है। कॉमन एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा, जो इसके ऊपर वाला एरिया है ना, ये पूरा आपका कॉमन एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो इस बिंदु को खाली अगर डाल लो, इसे हम लोग पी लिखते हैं। तो सी पी बी जो उधर वाला पूरा एरिया है, ये आपका कॉमन एरिया हो जाएगा और यही आपका हल क्षेत्र है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो हमारा उभयनिष्ठ, ठीक है, जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई? सी पी बी। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो हमारा हल क्षेत्र है वो भाई क्लोज एरिया नहीं है, यहाँ पर देखो ओपन एरिया है। और जहां पर ओपन एरिया होता है तो वहां पर भाई क्या होता है? सवाल में एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो यहाँ लिख दोगे कि ये जो क्षेत्र है ना, ये अपरिबद्ध है, ठीक है, ये परिबद्ध क्षेत्र नहीं। और जहां पर अपरिबद्ध होता है वहां पर हमें कुछ और भी काम करने होते हैं, वो तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आप पी बिंदु ज्ञात कर लो, क्योंकि आपको सी बिंदु मालूम है, बी बिंदु मालूम है, लेकिन आपको पी बिंदु का पता नहीं है। भाई कोणीय बिंदु तो आपको पता होने चाहिए ना, तो कैसे निकालोगे? दोनों रेखाओं को लिख लो। देखो जैसे हमने लिख लिया ये 5x प्लस 2y और बराबर में लिख लिया 11। भाई होगा क्या कि इन दोनों रेखाओं को हल करना होगा। अभी कैसे हल करेंगे देखो। सबसे पहले आप 3x प्लस 4y बराबर 8 को दोबारा लिखो और इस पूरे समीकरण को ना 2 से गुणा मारो। तो 5 दूनी 10x और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4y और 11 दूनी 22। माइनस 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 तो y तो कैंसिल हो जाएंगे ना। यहाँ माइनस के 7x बचेंगे और 22 में से 8 घटाओगे ना तो माइनस के 14 आ जाएंगे। माइनस माइनस कैंसिल, x का मान देखो 2 आ गया। x का मान 2 आ गया ना, तो कहीं भी रख सकते हो, यहां रख लो। 5 दूनी 10, तो 10 उधर जाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो y का मान आ जाएगा आपका 1/2। इस प्रकार देखो, x का मान 2 है और y का मान है 1/2। तो आपको p बिंदु मालूम पड़ गया है, क्या हो जाएगा? 2, 1/2। इस प्रकार से ये आपका जो है वो p बिंदु आपको मालूम पड़ गया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको भाई? कोणीय बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे कि भाई हमारे पास कोणीय बिंदु कौन कौन से? देखो 3 बिंदु हैं, सी है, पी है, बी है। तो यहाँ लिख लो सी है, पी है और बी। जो हमारा सी है वो है 0, 11/2। जो हमारा पी है वो ये वाला है 2, 1/2। और जो बी है वो ये वाला है 8/3 और कामा 0। और जो आपके पास z है ना, z क्या था? 60x प्लस 80y। आपको ना z के मान निकालने होंगे भाई, निकालते हैं। देखो सबसे पहले c पर निकालो, तो ये तो बंदा 0 हो जाएगा ना। देखो 0, 2 से काटोगे तो 40 और 11 चक्को तो आ जाएगा भाई 440। यहाँ पे आ जाओ, 60 दूना 120 और 80 का आधा 40, आ जाएगा 160। फिर देखना 8/3, देखो 3 से काटोगे तो 20 और 20 अट्ठे 160। आपको 3 वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ पर, 440, 160, 160। तो देख लो भाई, ये दोनों आपकी मिनिमम वैल्यू है। 160 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये था कि जो क्षेत्र है वो अपरिबद्ध क्षेत्र है। अपरिबद्ध क्षेत्र में हमें एक लाइन यहाँ और खींचनी पड़ती है, और वो लाइन आप खींचते कैसे हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से खींचेंगे हम। जो z है, देखो मिनिमम मान निकालना है तो निशान लगाओ स्मॉलर देन का, और आंसर कितना आया है 160, तो यहाँ 160 लिख दो इस प्रकार। z की वैल्यू क्या है 60x प्लस 80y छोटा है 160। 20 से काटो तो हो जाएगा 3x प्लस 4y। देखो सॉरी, यहाँ बराबर का निशान नहीं लगेगा, केवल स्मॉलर देन लगता है या केवल ग्रेटर देन लगता है। क्योंकि मान मिनिमम है तो यहाँ स्मॉलर देन का निशान लगेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अभी आपको क्या करना है, ये वाली रेखा अलग से खींचनी पड़ेगी। 3x प्लस 4y छोटा है 8। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप एक रेखा यहाँ पहले ही खींच चुके हो। 3x प्लस 4y बड़ा है बराबर है 8। देखो चाहे रेखा ये हो और चाहे रेखा ये हो, दोनों रेखाएं सेम होंगी, क्योंकि जब रेखा बनाओगे ना तो यहाँ पर बीच में बराबर का निशान लग जाएगा। तो ये भी 3x प्लस 4y बराबर 8 हो जाएगी, ये भी 3x प्लस 4y बराबर 8 हो जाएगी। तो रेखा तो आपको दोबारा नहीं खींचनी पड़ेगी, ये जो ए बी रेखा है वही आप भाई दोबारा खींचने वाले हो। तो हम दोबारा क्यों खींचेंगे, एक बार तो हम खींच ही चुके हैं। तो ये वाली जो रेखा है ना, ये ए बी रेखा हो जाएगी। पहली बात, अगर मान लो ये ए बी रेखा ना होती, अगर हमको ये अलग से खींचनी पड़ती तो इसकी आप एक टेबल बनाते, फिर वो रेखा को खींचते, लेकिन वो रेखा आप डॉट डॉट खींचते। पहली बात, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान नहीं लगा है तो रेखा डॉट डॉट खींची जाती। क्योंकि हमें रेखा खींचनी नहीं पड़ी है तो हम ऐसे ही हल करेंगे। देखो 3x प्लस 4y छोटा है 8 से, अगर मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा। हो जाएगा तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। समझ गए ना। अब देख लो, जो मेन वाला हल क्षेत्र है और जो आपने इसका हल क्षेत्र निकाला है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका इधर एरिया है, उसका उधर एरिया है, कॉमन नहीं है ना। अगर कॉमन नहीं है तो 160 वाला आंसर सही माना जाएगा। लेकिन मान लो जो इसका एरिया आप निकालते और जो आप उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकाल चुके हो जो कि अपरिबद्ध था, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन मिल जाता तो आप लिख देते कि इसका कोई न्यूनतम मान नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा। लेकिन चूंकि कोई कॉमन एरिया हमें नहीं मिला है तो आप लिख दोगे कि यही इसका न्यूनतम मान होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि P और B दोनों पर न्यूनतम मान सेम आ गया, तो आंसर में क्या लिखोगे कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 160 होगी। लेकिन ये है P, ये है B, जो ये रेखा है ना PB रेखा, PB रेखा, तो पूरी PB रेखा पर आप कोई भी बिंदु लोगे सब पर वैल्यू 160 ही आएगी। तो आप उत्तर में बिंदु नहीं लिखोगे, उत्तर में लिखोगे कि PB जो रेखा खंड है ना उसके सभी बिंदुओं पर उत्तर जो है वो 160 ही आएगा। PB रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर। और ऐसा कब करते हैं हम, जब एक से ज्यादा बिंदुओं पर सेम उत्तर आता है तब। समझ में आ गया भाई। तो इस प्रकार के सवाल जो कि अपरिबद्ध होते हैं, जिनमें अपरिबद्ध क्षेत्र आता है, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां ये Z वाला काम आपको अलग से करना होता है, अलग से करना होता है, फिर चेक करना होता है कि आंसर सही है या नहीं भी है। ठीक है। तो भाई अगर आपने पिछली प्रश्नावली हमारी देखी जो हमने हल करवाई थी तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर भाई ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले 12.1 वाली प्रश्नावली पूरी देख लो, क्योंकि भाई वहां पर हमने खुल के समझाया है, और उसके बाद आप 12.2 को शुरू कीजिए। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1।